आज हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन के बारे में। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन जब पिछला बार लॉकडाउन लगा था फर्स्ट टाइम, उस समय बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग पे वर्ड चल रहा था। इम्यूनाइजेशन, इम्यून सिस्टम, ये सब वर्ड बहुत सारे लोगों के मुंह से सुन रहे होंगे। तो आखिर ये चीज़ होते क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। इम्यूनाइजेशन एक प्रक्रिया या एक प्रोसेस है जिससे बीमारी को कंट्रोल किया जाता है। ये कैसे काम करता है वो समझते हैं। इम्यूनाइजेशन बाय मैसिव इम्यूनाइजेशन देयर इज ए कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ द डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स लगभग पूरे तरह से जो है वो खत्म हो गया है। किसके कारण? इम्यूनाइजेशन के कारण। ठीक है, इम्यूनाइजेशन का हिंदी वर्ड क्या होगा? टीकाकरण। टीका जो दिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन। डिजीज लाइक पोलियो हो गया, डिप्थीरिया, निमोनिया, टेटनस, ये सब बहुत हद तक कंट्रोल में है। इम्यूनाइजेशन के कारण ये सारे डिजीज कंट्रोल में आ गए। ठीक है, उसी तरह से एक और डिजीज है कोरोना, जो कि कोरोना को भी इम्यूनाइजेशन जो देख रहे होगे कि 2 साल से लगातार टीकाकरण चल रहा है, टीका दिया जा रहा है। हमारे देश में लगभग जो है 150 करोड़ लोगों को टीका पड़ चुका है। मतलब लगभग जो है 90% पॉपुलेशन को टीका हो चुका है कोरोना का। तो अब उनको अगर डिजीज होगा तो उतना टेंशन का बात नहीं है। जिसको टीका नहीं पड़ा होगा उतना उसको दिक्कत हो सकता है, जिसको नहीं पड़ा होगा उसको दिक्कत होगा, जिसको अगर टीका पड़ा हुआ है तो उसको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टीकाकरण के कारण क्या हुआ है? इम्यूनाइजेशन के कारण बहुत सारे डिजीज कंट्रोल में है, जैसे कि पोलियो, निमोनिया, डिप्थीरिया, टेटनस, ये सभी डिजीज क्या है? कंट्रोल में आ चुके हैं लार्ज एक्सटेंट तक। चलिए, इम्यूनिटी क्या होता है? एक वर्ड सुने होंगे इम्यूनिटी। सुमित ध्यान दो, पर ध्यान दो, लिखो नहीं अभी, गाना नहीं हुआ। चलिए ध्यान दीजिएगा, इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। हमारे बॉडी होस्ट किसको बोलते हैं? जिसके अंदर पैथोजन आता है या कोई ऑर्गेनिज्म आ रहा है। अगर हमारे शरीर के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके रहता है तो हम लोग उसके लिए क्या हो जाएंगे? होस्ट, और वो क्या हो जाएगा? पैरासाइट। ठीक है, तो वो पैरासाइट और होस्ट का कनेक्शन होता है। तो हमारे बॉडी का या कोई भी ऑर्गेनिज्म का ओवरऑल टेंडेंसी या ओवरऑल एबिलिटी उस बीमारी से लड़ने का, जो ऑर्गेनिज्म, मान लो कि कोरोना वायरस हमारे शरीर में इंटर करता है या कोई भी वायरस या बैक्टीरिया इंटर करता है, हमारे शरीर का क्षमता होगा उससे लड़ने का। जो लड़ने का क्षमता है, बॉडी ठीक हो जाता है लड़कर, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी हम लोग का कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगा तो डिजीज वगैरह ना होंगे। एक डिजीज है जो कि HIV एड्स जो हो जाता है, उसमें इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाते हैं, जिस कारण से दिक्कत आ जाता है। इम्यूनिटी अगर कमजोर हो गया तो क्या होगा? दूसरा डिजीज भी होगा तो आदमी खत्म हो जाता है, उसमें दूसरे डिजीज से मरता है। एड्स में जो है एड्स के कारण नहीं मरता है, वो दूसरे डिजीज से मरते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इम्यूनिटी हो जाता है। इसका एड्स का फुल फॉर्म देखोगे तो वहाँ पे इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज होता है। उसका बताएंगे आगे, हम लोग एड्स के बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ इम्यूनिटी। कितना टाइप की इम्यूनिटी होते हैं हमारे बॉडी में? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इनैट और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनैट इम्यूनिटी किसको बोलेंगे? इनैट जो नॉन स्पेसिफिक होता है, इसके बारे में शॉर्ट में समझ लो, उसके बाद आगे बता रहे हैं। 2 टाइप की इम्यूनिटी है, एक इनैट और एक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनैट इम्यूनिटी बर्थ से हमारे पास होते हैं, ठीक है, और हमारे बॉडी को कोई एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज से नहीं बचाता है, अनेकों डिजीज से हम लोग को बचाते हैं। और वही अगर बात किया जाए एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक डिजीज से बचाते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर मान लो कि कोरोना से लड़ने का क्षमता अगर डेवलप हो गया या इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया, तो वो इम्यून सिस्टम दूसरे डिजीज से नहीं लड़ेगा। ठीक है, मतलब कि जितना भी बीमारी से लड़ने का सेपरेट अलग अलग इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में बने होते हैं। जैसे कॉमन कोल्ड से लड़ने वाला जो होगा वो अलग इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, इसके अलावा निमोनिया से लड़ने वाला अलग इम्यून सिस्टम काम करता है। तो इसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है बर्थ के बाद जनरेट होता है, और एक इनैट जो होता है वो बाय बर्थ हमारे साथ रहते हैं। तो इनैट इम्यूनिटी को यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक भी कहा गया है। इसके बारे में समझते हैं डिटेल में क्या चीज है। इसको इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इनैट इम्यूनिटी हमारे पास बर्थ से, जन्म से ही रहते हैं। ठीक है, इनैट इम्यूनिटी कब से रहता है हमारे पास? जन्म से, मतलब कि जन्म से पहले से है, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को डिफरेंट सेवरल डिजीज से। कोई एक फिक्स बीमारी से नहीं बचाता है, अनेकों बीमारी से बचाते हैं। ऑलवेज अवेलेबल टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी, ये हमेशा हमारे पास होते हैं बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसी को बोला गया है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे स्किन, कोई भी बच्चा जन्म लेगा, बिना स्किन के तो जन्म नहीं लेगा, तो स्किन जो है वो वहाँ पे क्या काम कर रहा है? इम्यूनिटी का काम करता है। इनैट इम्यूनिटी में आ जाते हैं वो चीज। तो स्किन भी हमारे बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करता है। कहीं पे अगर कट जाता है, जख्म हो जाता है, तो उसको ढक कर रखने को या साफ रखने को बोला जाता है। कारण क्या हो सकता है?
वहां से बॉडी में डिजीज इंटर ना हो, ठीक है। अगर मान लो कहीं पे कट गया या जख्म है तो वहां से क्या होगा, कोई ऑर्गेनिज्म चाहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां से इंटर होगा और ब्लड में चला जाएगा और ब्लड में जाकर के बॉडी में फैल जाएंगे। इसलिए उस जगह को क्या किया जाता है, ढक करके रखा जाता है, प्रॉपर केयर किया जाता है। चलिए, इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्यों कहा गया है? जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से बॉडी को बचाने के लिए अवेलेबल रहते हैं शरीर में, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ वेरियस बैरियर दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट इनटू द बॉडी। ये कैसे काम करते हैं? ये बैरियर की तरह काम करता है। अगर शरीर में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करना चाहेगा तो उसको रोकेगा, ठीक है। रोकने वाले को क्या बोलते हैं? बैरियर करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बहुत सारे बैरियर से मिलकर के बना होता है, सेवरल अलग अलग टाइप के बैरियर है, वो सब अलग अलग सेपरेटली हम पढ़ेंगे। अगर मान लो कि इस स्किन हमारे क्या काम कर रहा है, एक बैरियर का काम कर रहा है। अब स्किन से अगर इंटर हो गया कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में, कोई बीमारी अगर इंटर कर रहा है तो दूसरा वहाँ पे सिस्टम अवेलेबल होता है उसको मारने के लिए। जैसे मान लो कि अगर हम लोग फूड खाते हैं तो फूड में हो सकता है कि बैक्टीरिया हो, पॉसिबिलिटी है फूड के साथ बैक्टीरिया चला जाए। माउथ के अंदर सलाइवा होता है, क्या बताते हैं? सलाइवा में लाइसोजाइम पाए जाते हैं, एक तरह का एंजाइम है जो क्या करते हैं, किल करता है, बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम करता है। अब मान लो कि माउथ में आया बैक्टीरिया, लेकिन वो माउथ का जो एंजाइम है वो किल नहीं कर पाया, वो बैक्टीरिया खाना के साथ पेट में चला गया, तो पेट में फिर से वहाँ पे HCl अवेलेबल है, दूसरा सिस्टम अवेलेबल है। एक से अगर बचेगा तो दूसरा मार देगा, ठीक है, दूसरा से बचेगा तो तीसरा मार देगा, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं इसको मार देना है। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में अगर इंटर हो रहा है तो उसको किल कर देना है, ठीक। चलिए, इसका अगर इंटर हो जाता है तो दूसरे सिस्टम या दूसरे कंपोनेंट के द्वारा ये मारे जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर आर एज फॉलो। कुछ एग्जांपल बता रहे हैं बैरियर का। जैसे पहला हो गया आपको फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब कि फिजिकली रोकता है, बॉडी के अंदर अगर कोई चीज इंटर हो रहा है तो उसको डायरेक्ट रोकने का काम कर रहा है, तो उसको फिजिकल बैरियर कहते हैं, ठीक है। स्किन जो होते हैं वो मेन बैरियर है जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रोकने के लिए सबसे पहले अगर कोई काम कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? स्किन कर रहा है। पूरे बॉडी पे स्किन पाए जाते हैं और स्किन के बाद जो होते हैं मसल्स वगैरह आते हैं, उसके बाद ब्लड सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो अंदर न जाने देने वाले कौन है? रोकने वाला कौन है? स्किन है। तो सबसे पहले स्किन रोकने का काम करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। कहीं पे अगर स्किन कट जाता है या कट फट जाते हैं या जख्म होता है, उस जगह को क्या करना है? प्रॉपर ढक करके रखा जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है, मतलब डिटॉल वगैरह जो भी लगा कर। चलिए, इसके अलावा स्किन तो समझ गए हो कैसे बचा रहे हैं हमारे बॉडी को डिजीज से। इसके अलावा एक और यहाँ पे म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, हेल्प इन ट्रैपिंग द माइक्रोब्स। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे होल्स हैं जो कि डायरेक्ट बॉडी में इंटर होता है। नाक का रास्ता हो गया, ठीक है, माउथ से जाता है, पेट तक रास्ता जा रहा है। इसके अलावा यूरिन वाला जो हो गया यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सब होल के माध्यम से बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो सकता है कि नहीं? नाक से इंटर नहीं हो सकता माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नोज से जा सकता है, या फिर जहाँ जो भी होल है बॉडी का बाहर और वो बॉडी के अंदर जा रहा है होल, तो उस होल के माध्यम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में इंटर हो सकते हैं। तो वहाँ पे भी क्या पाए जाते हैं? म्यूकस पाया जाता है। चिपचिपा सामान को क्या होता है? म्यूकस। तो उस पाइप के अंदर क्या होता है? अंदर में जो लाइनिंग होता है उसके अंदर म्यूकस कोटिंग पाए जाते हैं। अब ये म्यूकस कोटिंग कैसे काम करता है? जैसे मान लो कि नाक के रास्ता से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करना चाह रहा है लंग्स तक, तो म्यूकस लगा हुआ है, पूरा नाक से लंग्स तक जाते जाते क्या है? अंदर में पूरा म्यूकस है। म्यूकस चिपचिपा सामान, जैसे ही बॉडी में इंटर होगा वहाँ पे क्या होगा? ट्रैप हो जाएंगे, वहाँ पे रुक जाएगा, आगे की तरफ वो नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है, बॉडी के अंदर आगे नहीं जा पाएंगे। जो भी बॉडी का वो लोग गया है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट को, जो यूरिनेशन के लिए है, उस रास्ते से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हो सकता है। तो वहाँ पे भी म्यूकस पाए जाते हैं, जो कि जैसे ही वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस जो भी जाना चाहेंगे वो वहीं पे ट्रैप हो जाएंगे, आगे की तरफ वो नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिजिकल बैरियर काम करता है। फिजिकल बैरियर मतलब डायरेक्ट रोकने का काम कर रहा है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में अगर इंटर होता है तो डायरेक्ट उसको रोकने का काम करता है। समझ में आया यहाँ तक? अभी हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग पे चल रहा है कच्चा बादाम, क्या क्या बादाम? बादाम। चलो ध्यान देना, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर दोनों डिफरेंट चीजें, ठीक है। पहले पढ़े थे फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है कि डायरेक्ट रोकना, और फिजियोलॉजी मतलब होता है फंक्शनिंग एस्पेक्ट, कोई चीज फंक्शन करके रोकना, ठीक है। तो फिजिकल मतलब डायरेक्ट रोक रहा था, और यहाँ पे फिजियोलॉजिकल मतलब फंक्शनिंग एस्पेक्ट। तो ये कैसे काम करते हैं? जैसे कि एसिडिटी हो गया, एसिडिटी कहाँ पाए जाते हैं? स्टमक के अंदर। हमारे स्टमक में एसिडिटी होता है, जो एसिडिटी प्रिवेंट करता है, किल करता है मोस्ट ऑफ द इंजेस्टेड माइक्रोब्स। अगर माइक्रोब्स हमारे फूड के द्वारा अंदर चले जाते हैं तो वो कौन मारेगा?
एसिडिटी, HCl जो होते हैं पेट का वो मारेगा, ठीक है। इसके अलावा माउथ में भी पाया जाता है लाइसोजाइम, ठीक है। ये एक तरह का एंजाइम है जो कि सलाइवा में पाए जाते हैं, टीयर में पाए जाते हैं, स्नोट मतलब कि नाक से जो निकलता है उसमें पाए जाते हैं। ये सभी मिलकर किसको किल करते हैं? बैक्टीरिया को किल करते हैं, ठीक है। डाइजेस्ट कर देता है बैक्टीरिया का सेल वॉल। अगर हमारे नाक के द्वारा अगर इंटर करना चाहेगा कोई बैक्टीरिया तो सबसे पहले क्या करेगा? स्नोट के अंदर क्या पाए जाते हैं? लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम एक प्रकार का एंजाइम है। एंजाइम का काम क्या होता है? डाइजेस्ट करना। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसको डाइजेस्ट कर लेगा। अगर सेल वॉल डाइजेस्ट हो गया तो वो जिंदा नहीं रह पाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो कि आंख के थ्रू भी अगर बॉडी में नाक से जो निकलता है नेटा, ठीक है, तो इसका जो आंख से जो आंसू निकलता है उसमें भी क्या पाए जाते हैं? लाइसोजाइम पाया जाता है। देखिए ये मार्केट में अगर निकलते हैं तो उस समय क्या होता है कि आंसू वगैरह आ जाता है या धुआं वगैरह से, ये सब आंसू जो आता है वो इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। रोते समय तो आता ही है, बिना रोते समय भी अगर कभी आ रहा है तो आंख से अगर कोई चीज इंटर करना चाहे, कोई माइक्रोब्स अगर इंटर करना चाहे तो आंसू में लाइसोजाइम पाए जाते हैं। और लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया का सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देते हैं। इस तरह से क्या होता है कि बैक्टीरिया वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। मोबाइल यूज करते वक्त कोई तो बैक्टीरिया तो नहीं ना आता है। मोबाइल यूज करते समय वो अलग केस है, रेडिएशन ज्यादा देर तक जाने से होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, लाइसोजाइम कहाँ पाए जाते हैं? टीयर में हो गया, सलाइवा में हो गया, स्नॉट में हो गया। ये सभी किसको मारते हैं? बैक्टीरिया को किल करते हैं बाय डाइजेस्टिंग द बैक्टीरिया सेल वॉल, ठीक है। पाइरोजेन एक प्रकार का ये भी क्या है? केमिकल है। ये कहाँ से रिलीज होते हैं? WBC के द्वारा रिलीज होते हैं और किसको किल करते हैं? बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ा देता है। अगर हमारे शरीर में कोई माइक्रोब इंटर हो जाता है, बैक्टीरिया इंटर हो जाता है तो WBC रिलीज करता है पाइरोजेन, और ये पाइरोजेन के कारण बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ेंगे उसके कारण क्या होता है? जो माइक्रोब्स आते हैं शरीर के अंदर उसका ग्रोथ रुक जाता है। देखो शरीर में माइक्रोब इंटर होता है, 2-3 अगर इंटर हो गया बॉडी में आकर के वो अपना संख्या बढ़ा लेते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? उनका जो रिप्रोडक्शन है 20 मिनट में कंप्लीट, 20 से 30 मिनट में अपना कंप्लीट कर लेता है, तो फास्ट रिप्रोडक्शन होता है। अगर 2 भी आया तो 2 से 4 होने में उसको टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार हो जाता है, कह सकते हो। बुखार होना किसके कारण होते हैं? पाइरोजेन के कारण। और भी डिफरेंट रीजन है, जैसे मलेरिया का बुखार जो है वो किसके कारण हो रहा था? मलेरिया का बुखार मॉस्किटो काटता है तो आरबीसी रप्चर होते हैं और हेमोजोइन नाम का केमिकल प्रोड्यूस होता है, या आरबीसी चेंज हो जाते हैं हेमोजोइन में, उसके कारण बुखार लगता है। तो बुखार अलग अलग टाइप का हो सकता है। टाइफाइड का भी बुखार जो बताया था, टाइफाइड का अलग बुखार होगा। यहाँ पे जो बुखार बता रहे हैं नॉर्मली अगर कोई बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होता है तो पाइरोजेन रिलीज होते हैं WBC के द्वारा, और पाइरोजेन क्या करेगा? पाइरोजेन क्या करेगा? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देंगे। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स आए होंगे उसका ग्रोथ को कम कर देगा। मतलब ज्यादा गर्मी मिलेगा तो उसमें अपना जो ग्रोथ है वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक और है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक केमिकल है जो कि इंड्यूस करते हैं एंटीवायरल स्टेज नॉन इन्फेक्टेड सेल में। अगर मान लो कि कोई सेल के अंदर वायरस आ गया तो उसके आसपास के जो सेल होंगे उस सेल में क्या रिलीज होंगे? इंटरफेरॉन। और इंटरफेरॉन क्या करता है कि उसको वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। जैसे मान लो कि एक सेल को अगर वायरस अगर अटैक कर दिया, उसके अगल बगल वाले जो सेल होंगे उसको इफेक्ट ना हो, उसके लिए कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या करता है कि अगल बगल का जो भी सेल होगा उसको वायरल एक्टिविटी से बचा कर रखते हैं, ठीक है। वायरस से बचाने में मदद करता है। समझ गए यहाँ तक? ये सभी क्या थे? फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल मतलब फंक्शन कर रहा है, फंक्शन करके ये काम करते हैं बट बचाने का। चलिए अगला आता है फेगोसाइटिक बैरियर। वर्ड फेगोसाइटिक का मीनिंग क्या होता है? निगल जाना, ठीक है, निगल जाना। जैसे अमीबा के केस में जानते हैं अमीबा फूड कैसे खाता है? उसके बाहर में जो फूड रहते हैं उसको निगल जाता है, पूरे अपने अंदर ले लेता है, इस तरह से वो खाते हैं। तो फेगोसाइटिक बैरियर हमारे बॉडी में ही पाए जाते हैं। जैसे अमीबा फूड को पचा लेता है उसी तरह से हमारे बॉडी में भी कुछ सेल है जो उसके आसपास अगर बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, फंगस वायरस ये सब, तो उसको अपने अंदर ले लेंगे और उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक। कौन कौन सेल है ऐसा काम करता है फेगोसाइटिक का? तो यहाँ पे एक आ गया पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिपोसाइट। स्पेलिंग वगैरह इसको तोड़ कर याद कर लोगे, ठीक है। पॉलीमॉर्फो, इसके अलावा न्यूक्लियोसाइट, न्यूक्लियर लिपोसाइट। वो यहाँ पे दिया हुआ लिपोसाइट किससे रिलेटेड है? ये साइट मतलब लिपो किससे रिलेटेड है बताओ? आरबीसी या WBC? WBC से रिलेटेड है। शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिएगा। न्यूट्रोफिल ये भी WBC का ही टाइप है, ठीक है। तो इसके अंदर ये गुण होते हैं कि फेगोसाइटोसिस कर सके,
ठीक, इसके अलावा माइक्रोफेजेस सेल हो गए एंड द नेचुरल किलर सेल इन द ब्लड। ये सारे सेल जो है ब्लड में पाए जाते हैं और टिश्यू में पाया जाता है, जो कि पैथोजन को फेगोसाइटोसिस से किल करते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर अगर मान लो कि कोई पैथोजन इंटर होता है तो उसको क्या करेगा, अपने सेल के अंदर लेगा और अंदर में ही पचा देगा। तो इस तरह से काम करते हैं ये फेगोसाइटिक बैरियर। चलिए एक और है इन्फ्लामेटरी बैरियर। इन्फ्लामेटरी बैरियर कैसे काम करते हैं, व्हेन देयर इज ए इंजरी, अगर मान लो कहीं पे चोट लग जाता है, कहीं पे कट फट जाता है, तो वहां पे एक केमिकल रिलीज होते हैं जो कि हिस्टामिन प्रोटीन होते हैं, और एक तरह का हो गया आपको प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये दोनों के दोनों किसके द्वारा रिलीज हो रहा है, मास्ट सेल के द्वारा रिलीज होता है। अब ये केमिकल जो है हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये करते क्या है, ड्यू टू द vasodilation there is a leakage of the vascular fluid containing the serum protein with the antibacterial activity। कहीं पे चोट लगता है तो वहाँ पे फूल जाता है, तो वहाँ पे फूलने का रीजन क्या है, इन्फ्लामेशन होता है, इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। ताकि वहाँ पे मान लो कहीं पे कट जाता है तो इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन के कारण ये सभी केमिकल रिलीज होते हैं, हिस्टामिन एंड द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इस केमिकल के कारण क्या होता है कि वासोडाइलेशन होते हैं, और वासोडाइलेशन के कारण एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वहाँ पे जनरेट होता है। ठीक है, जो प्रोटीन होते हैं उसमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होते हैं। फर्दर देयर इज इन्फ्लेक्स ऑफ द फेगोसाइटिक सेल इनटू द अफेक्टेड एरिया। कहीं पे अगर कट गया तो वहाँ पे क्या कोई माइक्रोब्स अगर वहाँ से इंटर करना चाहेगा तो वो कैसे रुकेगा, तो वहाँ पे ऐसा सेल आ जाते हैं फेगोसाइटिक सेल। फेगोसाइटिक सेल क्या करेगा, बॉडी के अंदर अगर मान लो कहीं पे अगर कट गया या जख्म हो गया, वहां से अगर शरीर में इंटर करना चाहेगा कोई बैक्टीरिया, तो उसको रोकने के लिए फेगोसाइटिक सेल वहां पहुंच जाते हैं। ये किसके अंदर आता है, इन्फ्लामेटरी बैरियर के अंदर ये चीज आते हैं। समझ गए, शॉर्ट में इसको समझ लो, कहीं पे अगर मान लो कि चोट लगा और वहां पे कट गया, खुल जाता है, वहां पे खुलने के साथ साथ वहां पे वासोडाइलेशन वगैरह होते हैं और फेगोसाइटिक सेल वहां पहुंच जाते हैं। मास्ट सेल वगैरह जो है फेगोसाइटिक सेल वहां पहुंच जाता है। फेगोसाइटिक सेल बता दिए क्या करता है कि बैक्टीरिया वगैरह को अपने सेल के अंदर ले लेते हैं और इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो फेगोसाइटिक सेल वहां पहुंच जाता है जहां पे कटे हुए रहते हैं। तो जैसे ही मान लो कि कटा हुआ हिस्सा से अगर कोई पैथोजन इंटर करना चाहेगा बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे फेगोसाइटिक सेल मौजूद रहेंगे और फेगोसाइटिक सेल क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से काम करते हैं। तो ये सब जो भी एग्जाम्पल बताया किसका था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनैट इम्यूनिटी का था। इनैट इम्यूनिटी कोई स्पेसिफिक डिजीज के लिए हमने बताया कि ये इम्यूनिटी कोई पार्टिकुलर एक डिजीज से बचाता है, ऐसा कुछ कंडीशन है यहाँ पे, सेवरल डिजीज से बचा रहे हैं। जैसे मान लो कि एसिडिटी होता है स्टमक के अंदर, कोई फिक्स है कि निमोनिया से बचा रहा है या कोई पार्टिकुलर डिजीज से बचा रहा है, ये फिक्स नहीं रहता है। कोई भी बैक्टीरिया इंटर होगा तो वो एसिडिटी के कारण क्या होंगे, पेट में खत्म हो जाता है। ठीक है,